स्वागत है आप सभी का। प्रवक्ता चयन परीक्षा 2009 का पेपर हम लोग कर रहे हैं और इसके पहले वाले 15 क्वेश्चंस हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। आइए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जी ओम है तथा परास V वोल्ट है। इसकी परास NV वोल्ट तक बढ़ाने के लिए इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो इसमें हम लोगों को ये पता है कि गैलोमीटर को वोल्टमीटर यानी विभव मापी और एमीटर यानी धारा मापी, विद्युत धारा मापी, ठीक है, इसमें आपको मैं बदला जा सकता है और बदलने के लिए जो भी रेजिस्टेंस इसमें लगाया जाता है तो उसको लगाने का एक तरीका होता है, पैटर्न होता है। या तो उसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं और या उसको समांतर क्रम में लगाते हैं। तो समांतर क्रम में जब आप लगा रहे हैं और वोल्टमीटर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको जो लगाया गया प्रतिरोध है उसका मान G × n-1 के साथ में लेना होता है, ठीक है। और ये डिसाइड करता है उसमें बहने वाली धारा के आधार पर। और दूसरी बात, जब आप एमीटर बना रहे हैं तो उसमें प्रतिरोध जो है वो कम से कम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि R की जो वैल्यू है वो G/n-1 के बराबर ली जाती है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है तो R = G(n-1) यूज़ करेंगे, और अगर आपको एमीटर बनाना है तो उसके लिए R = G/n-1 लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है 16 का 1 सही है, G(n-1) के इक्विवेलेंट होगा। तो सही आंसर इसका ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17। एक संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से 40 वोल्ट तक बढ़ाने में किया गया कार्य W है। तो इसका विभवांतर 40 वोल्ट से 50 वोल्ट तक बढ़ाने में कितना कार्य इसमें करना होगा, ठीक है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है और इसमें बस एक थोड़ा सा बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि पहले केस में जो हम W1 का मान पता करेंगे तो W1 = आपका होगा 1/CV1², 1/2 सॉरी दोबारा लिखते हैं, W = 1/2 CV², ठीक है। CV1² कर लेंगे। तो यहाँ पर जो संधारित्र वो तो दोनों के लिए एक सही है, सिर्फ विभव में परिवर्तन हो रहा है। एक कंडीशन में 40 से 20 कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो विभवांतर आ रहा है आपका, वो विभवांतर 40 में से 20 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 20 वोल्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो 1/2 C और 40 में से 20 को घटाएंगे तो 20 आएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 400 होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अब उसी को 40 वोल्ट से 50 वोल्ट कर रहे हैं, यहाँ केवल 10 वोल्ट बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर W' मान लीजिए, W' का मान आप किसके बराबर करेंगे तो 1/2, और ठीक उसी तरह से V2 का स्क्वायर करेंगे तो V2 यहाँ पर विभवांतर निकलेगा, वो 50 में से 40 को घटाएंगे तो आएगा 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 100 यानी 100, ठीक है ना। तो ये आपको मिला 100। अब आप क्या करें, इस दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर 1/2 C से 1/2 C कैंसिल होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिएगा। तो यहाँ पर W' का मान = किसके बराबर होगा, W/4 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दबाजी ना कीजिएगा। तो यहाँ पर और कितना अधिक कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना अधिक और कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए आपको उसको मूल कार्य में से घटाना पड़ेगा। यहाँ पर अभी हम लोग अपने फाइनल आंसर तक नहीं आए, तो मेरे अकॉर्डिंग अब इसको W में से ही माइनस करेंगे। W - W/4 किया जाएगा और LCM आएगा इसका 4, और 4W में से एक W कम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3W/4। तो इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नंबर 1 वाला, पहला आंसर इसका सही है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग इसमें सही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले प्रश्न पर। हाइड्रोजन के मूल स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L1 है और लिथियम के मूल स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L2 है, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन पूछा है। तो इनमें रिलेशन की जानने के लिए यहाँ पर बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ना पड़ेगा और वहाँ से एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, तो वहाँ से J का मान जो निकल के आएगा J = NH/2π के बराबर होगा, जहाँ N 1 2 3 होगा। और इसमें जो सही आंसर है वो आपका L1 और L2 दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, बराबर होंगे। दोनों के मूल स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है, N = 1 से ही स्टार्ट होगा, आरंभ होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के परावैंगनिक क्षेत्र में उत्सर्जित अधिकतम तरंगदैर्घ्य 122 नैनोमीटर है। अवरक्त क्षेत्र में उत्सर्जित न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियाँ, लाइमन, बामर, पाशियन, ब्रैकेट और फुंड, ठीक है। लाइमन हो गई,
जो आपके परावैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, बामर आपका विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ता है, और पाशन, ब्रैकेट और फुंड जो है वो आपकी सभी अवरक्त भाग में पड़ती हैं। उसके बाद हम्फ्री भी होता है, ठीक है, वो उसके और एक्स्ट्रा में है। तो यहाँ पर बात चल रही है किसके बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित अधिकतम तरंग दैर्ध्य। परावैंगनी क्षेत्र में लाइमन की सीरीज यहाँ पर दे रखी है 122 नैनोमीटर है। अवरक्त भाग का मतलब हो गया पाशन। पाशन की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए n1 का मान कितना होना चाहिए, तो n1 पाशन में 3 से स्टार्ट होता है, और पहली वाले के लिए कहें तो n2 इक्वल्स टू 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर फंडामेंटल फार्मूला जो आपके पास होता है 1 अपॉन लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप प्रयोग करेंगे, n1 की जगह 3 लगाइएगा, n2 की जगह 4 लगाइएगा, r का मान लगाइएगा, और वहाँ से लैम्डा का जो मान आपको प्राप्त होगा वो होगा आफ्टर द कैलकुलेशन 823 नैनोमीटर। तो 19 का जो सही आंसर है वो आंसर आपका दूसरा 823 नैनोमीटर के आसपास इसका आंसर आपको मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यूरेनियम 235 के प्रति विखंडन से, एक विखंडन से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त हो रही है। एक रिएक्टर से अगर 100 किलोवाट शक्ति चाहिए तो रिएक्टर से प्रति सेकंड विखंडित होने वाले नाभिकों की संख्या कितनी होगी। अच्छा सवाल है। तो P इक्वल्स टू इम्पॉर्टेंट भी है। एक तो क्वेश्चन आप 100% श्योर मान के चलिए कि इस वाली यूनिट से आना ही आना है। तो यहाँ से आपको P का मान हो गया 1000 किलोवाट। किलोवाट को चेंज करने के लिए 10 की पावर 3 और यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ से आप इसको लिख दीजिए सीधे जूल इंटू जूल अपॉन सेकेंड में। बात करते हैं एक विखंडन से कितनी एनर्जी उत्पन्न हो रही है, तो वो आ रही है आपकी 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 200 इंटू 10⁻6 कीजिएगा, मिलियन के लिए लगाया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻−19 का इसमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये सीधा सीधा आपका किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। नाविकों की संख्या का मान पता करना है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी, टोटल पावर कितनी है, P है, एक से कितनी हो रही है, E है, ठीक है ना। तो कितने विखंडन किए जाएं कि P के इक्विवेलेंट हो जाए। तो यहाँ से n का मान निकालने के लिए आप P अपॉन E कर दीजिए। टोटल पावर कितनी है, 1000 इंटू 10⁻3 ओके अपॉन ये पूरा E का मान आप पूरा लगा दीजिए, 200 मल्टीप्लाई करके जो भी मैंने लिखा है इस पूरे को आप लिखेंगे और इसका भाग लगाएंगे, और भाग देने के बाद बताइएगा आपका आंसर कितना आता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर इसका आ रहा है वो है आपका 3.125 इंटू 10⁻16 इतने नाविकों की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो युग्म विनाश के परिणाम स्वरूप 2 गामा फोटोन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बोथ आर द एंटी पार्टिकल्स, ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं, come to each other, then as a result of the pair annihilation the 2 gamma photons are produced. The frequency of each photon is, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि E का मान कितना होता है, तो ये वैल्यू जो आती है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी उत्पन्न करते हैं दोनों ही गामा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो बस इसी से आपको E इक्वल्स टू एच न्यू, यहाँ से न्यू का मान आपको पता कर लेना है। और न्यू का मान कैसे पता होगा, वो पता होगा E अपॉन एच की सहायता से, यानी E का मान जो आपको दे रखा है 1.02 में मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 का इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 का। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये जूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, जूल में कन्वर्ट हो जाता है। और अपॉन एच का मान ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए जिन्होंने अभी तक याद नहीं किया है, 6.6 इंटू 10⁻−34 इतना जूल सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मान पता चलेगा। कैलकुलेट कीजिएगा, इसका जो वैल्यू है ये आनी चाहिए आपकी 1.24 10⁻20 हर्ट्ज़ के बराबर, जो आपका सही आंसर है तीसरा वाला, यानी थर्ड वन आपका राइट आंसर है 1.24 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज़। सभी लोग कोशिश कीजिए और ये कैलकुलेशन अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा भाई, क्योंकि आपको थोड़े से ही जगह में, ठीक है ना, जो लोग काफ़ी स्पेस का यूज़ करते हैं, कई बार देखा गया है कि बहुत सारा स्पेस चाहिए उनको कैलकुलेशन करने के लिए, तो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे आपको हो सकता है एक्स्ट्रा सीट प्रोवाइड कराई जाए, मैं सोचता हूँ नहीं कराई जाएगी, तो आपको बुकलेट में ही उसके पीछे जो पेपर दे रखे हैं रफ्तार के लिए, ठीक है, तो वहीं पर आपको वर्कशीट में काम करना होगा, और बहुत थोड़े से पेपर में ही यूज़ करिए, और अभी से कोशिश कीजिएगा तभी आपकी आदत बन पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है √μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। ठीक है, इसका मात्रक किसके बराबर होगा, तो प्रतिबाधा की बात की जाए तो Z जो होता है इम्पीडेंस से, ये इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट, ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट का मान बराबर होता है μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और इम्पीडेंस की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी ओम, तो मात्रक आपका होगा ओम।
ठीक है ना। तो यहाँ पर Z प्रतिबाधा कही जाएगी और उसका मात्रक रहेगा ओम। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान आ रही है कि कहीं पर अगर 1/√μ0 और ε0 दोनों इकट्ठे एक साथ दे रखे हों तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं ये वैल्यू किसकी बात बराबर होगी, ये वैल्यू बराबर होगी C के बराबर। ठीक है, सभी कैंडिडेट देख लीजिएगा, ये वैल्यू C के बराबर होगी अगर 1/√μ0 ε0 करके दे रखा हो तो। और C क्या है, C द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23 पे। लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी वाइस नियम क्या है, जहाँ C क्यूरी नियतांक है, T परमताप दे रखा है और TC आपका क्यूरी ताप है। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ का लौह चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है और अगर पदार्थ को ठंडा कर दिया जाए तो पुनः उसके वही गुण वापस लौट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है बेस करता है और इसमें आपका जो सही आंसर है वो है Ψ=C/T - TC। तो इसमें जो सही आंसर है आपका Ψ=C/T - TC। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। एक ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़ा गया है। संग्राहक विभव यानी कलेक्टर वोल्टेज आपका दे रखा है 8 वोल्ट, संग्राहक परपथ में लगे 800 ओम प्रतिरोध दे रखा है आपका 800 और विभव पतन जो पोटेंशियल ड्रॉप है 0.5 वोल्ट है। ठीक है, धारा लब्धि अल्फा का मान पूछा और आधार धारा कितनी होगी, तो आधार धारा का मान इसमें पूछा गया है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले देखिए कि क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। तो सबसे पहले संग्राहक विभव दे रखा है VC आपका 8 वोल्ट है, पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है डेल्टा V, ठीक है, वो आपका है 0.5 और R जो है आपका 800 ओम है। तो पहले यहाँ से धारा का मान निकाल लीजिए। धारा IC कितनी होगी, धारा IC का मान आपके देखा पोटेंशियल ड्रॉप होता है डेल्टा V अपॉन आपका प्रतिरोध कितना V=IR से सिंपल इसी में वही फार्मूला लगाया है। तो IC का जो मान आएगा यानी 0.5 में भाग लगा दीजिए 0.5 अपॉन 800, 800 का भाग लगा दीजिए भाई। ठीक है ना, तो एक डेसिमल आएगी इसकी 0 बढ़ा देगी और यहाँ से आप निकालेंगे तो 8 का 5वां भाग लगाएंगे यानी पॉइंट लगाना पड़ेगा 0.6। ठीक है, 0.6 के आसपास आना चाहिए इसका मान 0.625। तो 0.625 और 10 पावर ये जब 3 नीचे दे रखा है ऊपर जाएगा तो 10 पावर -3 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि IC का मान कितना है 0.625 इतना मिली है। ठीक है ना। अब देखिए कि अल्फ़ा का मान गिवन है तो यहाँ से पहले बीटा का मान निकाल लीजिए। बीटा और अल्फ़ा में क्या संबंध होता है, बीटा इक्वल्स होता है अल्फ़ा अपॉन 1 - अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान कितना है भाई, अल्फ़ा का मान दे रखा है आपके पास में 0.96। तो 0.96 अपॉन 1 - 0.96 में घटाओगे तो 0.04 हो जाएगा। ठीक है, 2 दशमलव ऊपर है 2 दशमलव नीचे हैं, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 = 8, 4 4 = 16। तो बीटा का मान यहाँ से मिला आपको 24। देखिए दो मान आप ध्यान रखेंगे, बीटा इक्वल्स 24 ध्यान रखिए और IC का मान ध्यान रखिए 0.625 मिली एम्पियर। ठीक है ना। अब यहाँ से डेल्टा बेस करंट आपको निकालनी है। बेस करंट वैसे भी बहुत कम होती है। ठीक है, जहाँ तक आंसर है आपका 1 और 3 में से एक होना चाहिए, क्यों माइक्रो नहीं 1 2 3 में से एक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें बीटा का जो मान है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB के बराबर होता है। तो यहाँ से डेल्टा IB का मान हमको पता करना है और डेल्टा IC का मान हम लोगों ने कैलकुलेट किया 625 मिली 10 पावर -3 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, अपॉन डिवाइड कीजिए, ये आया था आपका 24 तो 24 का भाग देना होगा तो उससे पहले दशमलव हटाइए तो 10 पावर -3 में -3 और ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 10 पावर -6 और ये फ्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो 625 में जब आप 24 से भाग लगाएंगे तो आपके पास मिलेगा 26 के अराउंड आएगा, 26 × 10 पावर -6। तो इस तरह से माइक्रो में आ गई। ठीक है, तो ये पूरा फैक्टर माइक्रो में चला जाएगा तो आपके पास आंसर जो होना चाहिए 26 माइक्रो एम्पियर, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगले पर आते हैं 25 में। एक स्प्रिंग बल नियतांक को 4 भागों में काटा जाता है। ठीक है ना, तो स्प्रिंग मतलब क्या होता है, उसमें फोर्स कांस्टेंट इज कट इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स एंड 2 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है, प्रभावी बल नियतांक कितना होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर स्प्रिंग को n भागों में काटा जाता है तो उसका जो बल नियतांक था वो n गुना ही हो जाएगा, n टाइम्स ही हो जाएगा। ठीक है, कोई स्प्रिंग थी, उस स्प्रिंग को आपने 4 इक्वल भागों में काट लिया तो अब हर एक भाग का जो बल नियतांक है वो कितने गुना हो गया, 4k टाइम्स हो गया, 4k हो गया।
ठीक है। और अब क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया कि उन्होंने उन दो स्प्रिंगों को क्या कर दिया, समांतर क्रम में अटैच कर दिया। तो 4K इसका और 4K इसका, इसको जोड़ने का पैटर्न जो होता है तुल्य निकाल लो। जिस तरह से संधारित्र जोड़े जाते हैं उसी तरह से स्प्रिंग का चलता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो 4K और 4K आपका कितना हो जाएगा, 8K के बराबर होगा। तो उसमें जो सही आंसर है वो आपका है थर्ड वन, 8K इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक 4 मीटर लंबा 300 हर्ट्ज आवृत्ति 3 खंडों में कंपन कर रहा है तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल ज्ञात करनी पड़ेगी। अ वायर ऑफ द 4 मीटर लेंथ इज वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज इन 3 लूप्स। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन द वायर। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे n = P अपॉन 2L √T/m, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है, तो ये सारा मैटर आपका 12th का ही है, ठीक है। मोस्टली आप मैं मान के चलिए कि ये वाले जितने पीजीटी के एग्ज़ाम है इसमें से 60 to 70%, ठीक है, 60 to 70% मटेरियल इट इज़ रिलेटेड विद द 12th एग्जामिनेशन। और इंटरमीडिएट का जो भी सिलेबस है वो इसका बेस है। देखिए इसमें मैं इस समय जो सिलेबस है, ठीक है ना, 12th का 12th में आता है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में आता है, एंड 12th की क्लासेस में या 12th बोर्ड में, ठीक है ना। लेकिन पहले टाइम में दोनों ही कंबाइंड आते थे, आप भी जानते हो, दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों कंबाइंड आता था। तो उसका पैटर्न जिन्होंने तैयार कर लिया वो बहुत अच्छे से सवालों को हल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा उस यूनिट में, लास्ट वाली यूनिट थी कि एक तार लिया जाता है, उस तार को खींच कर छोड़ देते हैं, तो पहले भाग में वो एक पूरा भाग कंपन करता है, ठीक है, फिर वो 2 खंडों में कंपन करता है, फिर वो 3 खंडों में कंपन कर रहा है। तो यहाँ पर जो P दे रखा है वो खंडों की संख्या हो गई, और ये पूरा फैक्टर जो है V√T/m ये चाल का काम करता है, यानी यानी P की जगह कितने कम खंड रख दें, 3 रख दें, 3 रख दीजिए, और अपॉन में 2 × 4, ठीक है, 2 × 4, और इसमें चाल इस पूरे फैक्टर की जगह V हो गया। आवृत्ति कितनी दे रखी है, 300 हर्ट्ज दे रखी है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 से आपने इसको 300 को काटा, 100 टाइम्स आया, और 4 2 जा 8 का मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे चाल कितनी आनी चाहिए, 800 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए, और जो कोई भी ऑप्शन आपका नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें 3 खंडों की जगह पर अगर 4 खंड हो जाए, यहाँ पर अगर 4 लिख जाए, ठीक है, ये हमारे हाथ में तो है नहीं, ठीक है। तो ये कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसको एक्सप्लेन करता है बोर्ड, ठीक है, जो भी बोर्ड है वो उसको एक्सप्लेन करेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स वगैरह होंगे वो हम सबको मानने होंगे। तो यहाँ पर जब आप 4 को रखेंगे तो 4 रखने पर जो आंसर आएगा वो लगभग V = 600 मीटर पर सेकंड आता है, जो कि आपका 4th आंसर है। देखिए 4 खंड रख के देखते हैं, तो आवृत्ति की जगह आपने 300 रखा, ठीक है, 4 खंडों में कंपन कर रहा है, तो 4 ऊपर, नीचे 2 × कितने मीटर लंबा तार है आपका, 4 मीटर लंबा है, और यहाँ पर भी √T/m की जगह पर V प्लेस कर दिया। 4 से 4 कैंसिल कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई होगा, 600 आएगा, और आंसर आपका सही हो जाता 4th वन 600 मीटर। तो ऐसी परिस्थितियों में हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं 27। प्रकाश के लिए कौन सा कथन गलत है, तो C + C = C, ठीक है ना। तो विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द लाइट। लाइट के लिए क्वालिटी ये है कि इस प्रकाश की चाल से ज़्यादा कोई चाल संभव नहीं है, ठीक है। तो ये सत्य है, पहली बात तो सही कथन है, क्योंकि C + C 2C नहीं होता, 2C का मतलब डबल हो गई प्रकाश की चाल, तो वहाँ पर ये कथन गलत होता, ठीक है। C में कुछ भी जोड़ोगे प्रकाश की चाल से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये भी आपका सही है। सेकंड पर आते हैं, C = C ± NV। देखिए माइनस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना, कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। तो C + NV का मतलब इसकी चाल बढ़ जाएगी, तो ये वाला सेंसिटिव हो गया। अब देखिए चौथा कह रहा है सभी सही हैं, तो चौथा गलत होगा आपका। ये आंसर आप 27 का सही ऑप्शन है 4। क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सभी सही हैं नहीं हैं, सभी सही हैं, ठीक है। कौन सा कथन गलत है, तो यही वाला जो आपका ऑप्शन है, यही आपका ऑप्शन इसमें माना जाएगा। सभी सही नहीं है, सेकंड वाला आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। अगले पर आते हैं 28 कह रहा है 33 सेंटीमीटर लंबा खुला ऑर्गन पाइप 1000 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ अनुनाद में कंपन करता है। ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो, तब आवृत्ति कितनी होगी। सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप इसमें सबसे पहले बनाइए ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप दोनों सिरों पर खुला होगा। खुले ऑर्गन पाइप में आपने अनुनाद कराए तो यहाँ पर इस तरह से आएगा,
खुले सिरों पर प्रस्पंद बनता है और बंद सिरों पर बनता है निस्पंद। तो खुले सिरों पर प्रस्पंद यहाँ पर भी बनेगा ऊपर और यहाँ पर भी बनेगा। दोनों प्रस्पंदों के बीच की दूरी होगी λ/2, जो किसके बराबर होती है, उस ऑर्गन पाइप की लंबाई के बराबर होती है। अंत संशोधन की बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, एंड करेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। λ/2 के बराबर होगा, लैम्डा का मान होगा 2L के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर V = N × लैम्डा जब आप लगाएंगे तो आवृत्ति का मान किसके बराबर आएगा, अभी उसको भी देख लीजिए। तो N = आप लिखेंगे V/λ, और V का मान कितना है भाई, V का मान है 330 हो गया। लैम्डा का मान 2L के बराबर है। ठीक है ना, 2 × L का मतलब 333 सेंटीमीटर। तो 33 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे, ये ऊपर कर दीजिए 100 का गुणा, एक ही बात है। 33 से 33 कैंसिल किया, ऊपर आ गया 1000, और 1000 को 2 से भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा 500 हर्ट्ज़। तो 500 हर्ट्ज़ क्या हो गया, आपका मूल आवृत्ति होगी इसकी। ठीक है ना, 500 हर्ट्ज़ आपकी कैसी होगी, मूल आवृत्ति होगी। अब ज़रा ध्यान करिए कि खुले ऑर्गन पाइप में सम तथा विषम दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न होते हैं, इवन भी होते हैं उसमें और ऑड भी होते हैं। तो इसमें जो अनुपात होता है 1:2:3:4, यानी सम और विषम दोनों आने हैं। तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी मूल फंडामेंटल इसकी टोन कितना हो गया 500 के बाद में अगला कितना मिलेगा 1000। ठीक है, जो 1000 मिलेगा वो आपका प्रथम अधिस्वरक होगा। अब ज़रा देखिएगा, उसने पहले ही कह दिया कि इसकी आवृत्ति कितनी है 1000 हर्ट्ज़ कर रहा है, तो 500 उसकी मूल आवृत्ति है, तो 1000 फिर 1500। ठीक है, ये इस तरह की फ्रीक्वेंसी उसकी मिल रही है। तो अब जो फ्रीक्वेंसी दे रहा है वो कितना दे रहा है 1000। तो 1000 क्या है इसमें से, ये है आपका पाइप का प्रथम अधिस्वरक। ये थी इस क्वेश्चन की कहानी। अगर दूसरा पूछ रहा, दूसरा अधिस्वरक कितना होता, दूसरा अधिस्वरक होता आपका 1500। ठीक है, तृतीय होता 2000, और चतुर्थ की बात करें तो कितना होता 2500 होता, और मूल आवृत्ति कितनी है 500। तो यहाँ पर सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कराने की, जिससे सभी को फ़ायदा पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। एक कार जिसका द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, एक समान वृत्त गति से आ गया। भाई देखिए, क्वेश्चन पेपर जब आप एग्ज़ाम लूप में बैठेंगे तब आपके दिमाग में बिल्कुल चमक जाना चाहिए कि ये किस चैप्टर से आया है। द्रव्यमान 1000 किलोग्राम, m हो गया, ठीक है 1000, ओके, इतना kg, 20 मीटर त्रिज्या के पृष्ठ पर r की वैल्यू हो गई, r = 20 मीटर। कितना दे रखा, घर्षण गुणांक है 0.4, तो म्यू का मान हो गया म्यू = 0.64। अधिकतम वेग से चलाई जा सके, g का मान हो गया 10, तो यहाँ पर आप लगाएंगे tan थीटा = v²/rg। ठीक है, tan थीटा = v/rg, और v = किसके बराबर, tan थीटा किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। अब इनको लेना है साथ में, तो यहाँ पर v चाल का मान पता करना है, तो v² हो जाएगा म्यू r × g। स्क्वायर हटा दीजिए तो मिल जाएगा आपको रूट, और रूट में अब आपको सबके वैल्यूज़ पता करने पड़ेंगे। म्यू का मान लगाइए 0.64, r का मान लगाइए 20, और g का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है। इन सब को आप कैलकुलेट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे आंसर बताइएगा कि इसका आंसर आपका कितना आता है। अगर क्वेश्चन नंबर आंसर इसका 1 आता है तो आप सही हैं, अन्यथा आप गलत हैं। इसका आंसर आना चाहिए 11.27 मीटर पर सेकंड आएगा, 11.3 राउंड फिगर में कर लिया। ठीक है, तो उससे आपका आंसर सही होगा पहला। 30 पे आते हैं। एक प्लेट की लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। प्लेट के क्षेत्रफल में हुई अधिकतम संभव त्रुटि का मान आपको उसमें पता करना है। ठीक है, ऑप्शन में जो आपके सामने 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर 0.25 होगा, पहले वाले चैप्टर से आया है। ठीक है ना, तो इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर, परसेंटेज संभव त्रुटि है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संभव त्रुटि का मतलब ये हुआ कि ΔA/A = ΔL/L प्लस ΔB/B। अब इस यहाँ पर उसने वैल्यू पूछी है केवल ΔA की वैल्यू पूछी है। ठीक है ना, तो इस पूरे फैक्टर के साथ में a फिर क्या होगा, यहाँ इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इस मल्टीप्लाई का मान जानते हो आप L × B के बराबर होगा। समझ में आया ना। तो ΔL का मान सभी के लिए मैं बता देता हूँ एक बार हिंट में। तो ये वैल्यू होगी 0.1 L की लंबाई कितनी दे रखी है 2.0 सेंटीमीटर, प्लस लगाइएगा ΔB का मान, फिर अगेन 0.1, चौड़ाई दे रखी है 1.5, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और L × B यानी 2.0 मल्टीप्लाई विद 1.5, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, इस कैलकुलेशन को कीजिएगा, और कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइएगा, मैं आपके
आपकी हेल्प करूँगा अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर उसको हिंट किया करें। मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहने की और आपको फ़ायदा पहुंचाने की। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में 31 से लेकर 45 तक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।